हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पर लेके आए बार बार रिपीटेड वाले प्रश्न। जी हाँ, क्लास 12th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग डेली डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करना शुरू करेंगे। पेपर तो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्या रहेगा कि आपका पूरा पूरा तैयार हो जाएगा और आप 7 मार्च के लिए इतनी तैयारी कर चुके होंगे कि आप पूरा का पूरा जो 70 नंबर का पेपर होगा ना, पूरा का पूरा करे चलो क्या करके आएंगे, सॉल्व करके आएंगे। एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर कर दीजिए। जी हाँ, आपका जो केमिस्ट्री है ना, 70 में 70 बिल्कुल 7 मार्च को क्या होगा, आपका पक्का होगा। कुछ भी हो जाए सर, 7 मार्च को हमारा पक्का होगा और 70 में 70 हम लेकर ही आएंगे। कुछ भी हो जाएगा सर, 70 में 70 हम लेकर ही आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके पेपर में आ रहे हैं। तो क्या आप लोग बिल्कुल एकदम है ना शुरू पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल शुरू करेंगे। एक चीज और देखिएगा, तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि डेली डेली आप कम से कम 10 क्वेश्चन को पढ़िए। कितना? 10 क्वेश्चन को। आपके पास अभी 30 दिन का टाइम है, तो 30 × 10 यानी कितना हो जाएगा आपके पास? 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ 300 क्वेश्चन आपके पूरा पूरा पेपर में आएंगे, इससे बाहर आने वाला नहीं है। क्वेश्चन तो ऐसे पूरी 10-15 आता है, लेकिन मैं आपको 300 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और इसी में आपका सब काम हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। अब ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है ना, पेपर में आपके कितने नंबर का आता है? 1 अंकों का आता है। 1 अंक का एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा। एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपाती होता है। अब जो हिमांक का अवनमन होता है वो सीधा समानुपाती किसके होता है? तो विलयन के मोल ललता के। या फिर कभी कभी अगर दे देगा तो आप लोग लिखिएगा हिमांक। हिमांक कैसे लिखेंगे? हिमांक का अवनमन, का अवनमन, अवनमन समानुपाती किसके होता है? वो होता है विलयन की मोलरता। किसके? विलयन की, विलयन की मोललता के। किसके? मोललता के होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। हिमांक का अवनमन अनु किसके समानुपाती होता है? विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, यानी समान अनुपात में रहेंगी। जैसे A/B है तो क्या हो जाएगा? X/Y रहेगा। इसको बोलते हैं समान अनुपात में क्या रहना, डिवाइड होना। समझ आ रहा है ना। उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रश्न है। दूसरा देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। निम्नलिखित में से जो सबसे कम हिमांक वाला इसमें से विलयन कौन सा है? पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है, या फिर यूरिया है। तो सबसे कम जो हिमांक होता है वो होता है किसका? पोटेशियम सल्फेट का। किसका होता है सबसे कम? पोटेशियम सल्फेट का होता है। सर हिमांक सबसे ज्यादा किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का होता है क्या? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। कोशिश करेंगे कि आने वाला जो वीडियोस रहेगा उसमें मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊं। देन आपका सारा सारा प्रश्न क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आप चिंता मत करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तो जो सबसे कम न्यूनतम वाला हिमांक विलयन कौन सा होता है? तो सीधा बताइए सर, पोटेशियम क्लोराइड। जो पोटेशियम क्लोराइड का जो विलयन होता है, इसमें सबसे न्यूनतम क्या होता है? हिमांक होता है। सबसे न्यूनतम हिमांक होता है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। कोई भी इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन के ताप पर, या फिर विलयन की मोललता पर, या फिर इनमें से सभी। तो देखिएगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रोड है, कोई भी क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि धातु किस प्रकार का है। उसके बाद विलयन के ताप पर, आप उसका कम कर रहे हैं या फिर ज्यादा कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। और किस पर करेगा? विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। यानी कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, ये आपका तीनों चीजों पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, विलयन के ताप पर भी करेगा, और विलयन की क्या, मोललता पर भी निर्भर करेगा। यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक बार कमेंट में छाप देंगे। उसके बाद चौथा यहाँ पे प्रश्न देखिएगा,
इंपॉर्टेंट है यार, तैयार कर लीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न 7 मार्च को एकदम हूबहू पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता, अभी निर्भर करता है, निर्भर करता है, अब निर्भर नहीं करता। तो देखिए जो एग्जामिनर होता है वो हर साल पेपर पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करता है, वो भी आपके पीवाईक्यू पेपर में आता, ये भी आपके पीवाईक्यू पेपर में आता। एक साल वो पूछा था कि जो इलेक्ट्रोड होता है इसका इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है ताप पर, विलयन की प्रकृति पर, विलयन की मूलरता पर, ठीक है ना। और इसमें देखिए अब वो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है नहीं निर्भर करता, किस पर नहीं निर्भर करता, धातु की प्रकृति तथा इसके आयनों पर बिल्कुल निर्भर करता है, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर, इस पर भी निर्भर करता है, और ताप पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता, दाब पर, दाब पर जो इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कभी भी निर्भर नहीं करता, किस पर नहीं निर्भर करता, दाब पर कभी भी निर्भर नहीं करता। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अगला जो प्रश्न बोल रहा है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर सदैव क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर किसी का भी अगर वेग स्थिरांक आप बढ़ाना चाहते हैं तो ताप क्या करिए, बढ़ा दीजिए। अगर आप ताप बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे तो विलयन का जो वेग स्थिरांक होगा, क्या वेग स्थिरांक होगा, वो सदैव व सदैव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक मान क्या होता है, सदैव व सदैव बढ़ जाता है। इस चीज को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपके आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न ये है यहाँ पे कि मूललता को, क्या है यहाँ पे प्रश्न, देखिए क्या है प्रश्न, ये बोल रहा है कि मोलरता, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए, या फिर पेपर में देगा किसकी परिभाषा लिखिए, या फिर क्या लिखिए, परिभाषा लिखिए, या फिर वो बोले कि मोलरता का परिभाषित लिखिए, या फिर मोलरता को उदाहरण से समझाइए। तो आपको सीधा क्या लिखना है, ये देखिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, आप सर सीधा लिखेंगे किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कि जो विलयन की मोलरता होती है, जो विलयन की क्या होती है, मोलरता होती है, यह विलयन के प्रति लीटर में, विलयन के कितना हम लोग लीटर ले रहे हैं, इसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 लीटर पानी लिया है, अब उसमें हम लोग कितना विलेय पदार्थ यानी कि चीनी को मिलाए हैं, और उस चीनी में जो विलेय है उसमें मोलों की संख्या क्या होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलरता बोला जाता है। मोलरता की जो यूनिट होती है, बोले तो इकाई, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी। मोलरता का यूनिट क्या होता है, तो होता है मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, याद रखना, मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। कुछ बच्चे हिंदी माध्यम से होते हैं, हिंदी माध्यम से जैसे यूपी बोर्ड के हमारे सभी बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो अब आपसे बोले कि मोलरता क्या होता है, तो आप सीधा बताइएगा सर कि किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। मोलरता की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। उदाहरण के लिए सर 0.2 मोलरता का तात्पर्य है कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलियन में क्या किया गया, घोला गया। 1 लीटर विलियन में क्या किया गया, घोला गया। कितना, 0.2 मोल को 1 लीटर विलियन में घोला गया। यही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। यानी कि जितना मोल हम लोग घोल देंगे किसी भी विलियन में, वही क्या कहलाएगा, मोलरता कहलाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है NaCl विलयन का हिमांक कम होता है, जबकि जल का हिमांक क्या होता है, अधिक होता है। जबकि NaCl विलयन का क्वथनांक जल से क्या होता है, अधिक होता है। ऐसा क्यों, यानी कि NaCl विलयन का जो हिमांक होता है वो कम होता है, तथा जल का हिमांक क्या होता है, अधिक होता है। अगर वहीं पर NaCl विलयन का क्वथनांक कम होता है, सॉरी अधिक होता है, लेकिन जल का क्या होता है, कम, ऐसा क्यों,
आपको क्या बताना है यहाँ पे, रीजन बताना है। उत्तर में क्या लिखेंगे, ये आपके इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है यार, पेपर में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ। देखिएगा हम लोग जो प्रश्नों को करेंगे वो सिंपल टू हार्ड चलेंगे, मतलब पहले मतलब सिंपल सिंपल प्रश्नों को करेंगे फिर हार्ड की तरफ चलेंगे, नहीं तो आप शुरू में ही क्या हो जाएंगे, बोल खिल जाएंगे। इसलिए हम लोग सिंपल से हार्ड की तरफ चलेंगे। जब विलियन जब किसी विलेय को जल में घोला जाता है तब वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः विलयन उच्च ताप पर क्या होता है, उबलता है, जबकि कम ताप पर क्या होता है, जमता है। यही कारण है कि NaCl विलयन का हिमांक कम होता है और जल का क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे यही प्रश्न था कि NaCl विलयन का हिमांक कम होता है, जल का अधिक होता है, क्योंकि जब हम लोग ताप को बढ़ाते हैं, ताप को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो जो विलेय होता है जैसे चीनी है वो विलयन में क्या होगा, घुल जाएगा, क्या होगा, घुल जाएगा। वहीं पे अगर ताप कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा। यही मेन कारण है, यही मेन कारण है कि हमारा जो विलयन होता है उसका हिमांक NaCl से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये देखिए डिफिनीशन में लिखा है ना कि जब किसी विलेय को जल में घोला जाता है तब वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः विलयन उच्च ताप पर क्या होता है, उबलता है, जबकि अगर ताप को कम कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, जम जाता है। यही कारण है कि NaCl विलयन का हिमांक कम होता है और जल का क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं ये प्रश्न, ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, अथवा इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है या फिर इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। यह भी आपका मोस्ट IMP वाला क्वेश्चन है, मोस्ट IMP वाला क्या क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। उत्तर में क्या लिखेंगे, जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोते हैं। मान लीजिए हम लोग कोई मैग्नीशियम की क्या है या फिर कॉपर की क्या ले ले, एक धातु की छड़ ले ले और कॉपर को हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करें, हम लोग डुबे दो, मतलब कि कॉपर का ही छड़ ले और कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करें, हम लोग डुबे दो, यानी कि डुबा दे उसमें। तो धातु विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जो धातु विलयन के सापेक्ष धातु का जो विभव प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया, मतलब कि आप जिसका क्षण ले रहे हैं इसी क्षण का विलयन ले लें और उसमें क्या करें, हम लोग डुबो दें। इसका 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 मतलब जो धातु विलयन का जो हमारा के सापेक्ष जो धातु का क्या होगा, विभव होगा, उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या फिर आप दूसरी परिभाषा इसका लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्ट के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मान लीजिए आपको वो परिभाषा नहीं आ रही है तो आप ये याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्ट के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आई नहीं। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है, चौथा प्रश्न कि जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है, मानव शरीर के लिए कैल्शियम तथा लोहे का महत्व लिखिए। मतलब जो मानव शरीर है इसमें आखिरकार कैल्शियम की कमी हो जाती है तो देखते हैं ना कि जो हड्डी उड्डी होती है वो क्या होती है, दर्द होने लगता है, शरीर हमारा दर्द होने लगता है। और कैल्शियम की कमी हो जाती है और लोहे मतलब कि आयरन की, हम बोलते हैं ना कि अगर खून बहने लगता है तो बोलते हैं लौह बह रहा है, यानी कि उसमें क्या है, हमारे ब्लड में आयरन है। आयरन का सूत्र क्या होता है, Fe होता है। तो सबसे पहले कैल्शियम का महत्व लिखेंगे। कैल्शियम का क्या महत्व होता है शरीर में, हड्डियों तथा दांत के निर्माण में, जो दांत होता है और हड्डी होती है ये सफेद रंग की होती है। क्यों सफेद होती है, क्योंकि इसमें पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। और मांसपेशियों की क्रिया में हमारा कैल्शियम क्या होता है, बहुत ही योगदान देता है। उसके बाद लोहे का महत्व क्या है, लोहे मतलब कि Fe का, बोले तो आयरन का। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन आदि के निर्माण में हमारा लोहे का महत्व होता है। हीमोग्लोबिन मतलब जो हमारा खून है, ब्लड है, उसके निर्माण में, और मायोग्लोबिन के निर्माण में हमारा लोहे का महत्व है। तो ये आपको क्लियर नहीं, एक बार फटाफट देंगे सभी बच्चे, कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है पांचवा। पांचवा प्रश्न क्या है यहाँ पे, एथिल एमीन
क्षार की प्रकृति प्रदर्शित करता है, ऐसा क्यों? यानी कि ऐसा क्या कारण है जो हमारा एथिलेमिन है वो क्या करता है, क्षार की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ये आपको यहाँ पे टॉपिक लिखना है। ऐसा क्या कारण है कि एथिलेमिन क्षार की प्रकृति को प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एथिलेमिन में नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थित होने के कारण एथिलेमिन अन्य एमिनो की तरह क्षारकीय होता है। यह दुर्बल एकांकी क्षारक की भांति व्यवहार करता है। यानी कि ये क्षार जो एथिलेमिन होता है क्षार की प्रकृति इसलिए प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। क्योंकि एथिलेमिन के नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इसी कारण एथिलेमिन अन्य एमिनो की तरह क्षारकी क्षारकी गुण प्रदर्शित करता है। क्लियर है? और यह दुर्बल एकांकी क्षारक की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। तो अगर आप आपसे कोई प्रश्न पूछे कि एथिलेमिन क्षारकीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि आपके पीवाईक्यू पेपर में आया हुआ है, पीवाईक्यू पेपर में आया हुआ है, तो सीधा बताइए क्योंकि सर एथिलेमिन का जो नाइट्रोजन परमाणु होता है, तो एथिलेमिन का गुरुजी नाइट्रोजन परमाणु होता है, इस पर हमारा क्या होता है? इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि युग्म मतलब एक जोड़ा उपस्थित होता है, इसलिए एथिलेमिन क्षारकीय गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्लियर है? उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न ये बोल रहा है यहाँ पे, हेलोएरिन जल में अघुलनशील होता है जबकि बेंजीन C6H6 C6H6 जो बेंजीन होता है ये क्या होता है? हमारा घुलनशील होता है, ऐसा क्यों? यानी कि जो हेलोएरिन है, हेलोएरिन जल में अघुलनशील होता है, लेकिन बेंजीन जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। ऐसा क्यों है? क्या कारण है? चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही प्यारा उत्तर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हेलोएरिन हेलोएरिन जल के अणु में हाइड्रोजन आबंध नहीं पाए जाते और न ही जल में अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंधों को तोड़ते हैं। यानी कि जो हेलोएरिन होता है, जो हेलोएरिन होता है, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता और न ही हेलोएरिन जो जल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को क्या करते हैं? तोड़ पाते हैं। अब जिसमें हाइड्रोजन रहेगा नहीं तो क्या घुलेगा? चोर कभी पुलिस के साथ दोस्ती करेगा क्या? नहीं करेगा। बस वही है, क्योंकि जो हेलोएरिन है इसमें जल के अणु से हाइड्रोजन आबंध नहीं बनते और न ही जल में अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंधों को क्या कर पाते हैं? तोड़ पाते हैं। अतः हेलोएरिन जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, यानी कि ये कभी घुलते नहीं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन होने के कारण हेलोएरिन बेंजीन जैसे विलायक में क्या होता है? घुलनशील होता है। अगर वहीं पे अधिक मात्रा में हम लोग हाइड्रोकार्बन ले ले तो हेलोएरिन बेंजीन जैसे विलायक में क्या हो जाता है? घुलनशील हो जाता है। यानी कुल मिला के ये बोल रहा है यहाँ पे कि जो कि हमारा हेलोएरिन है यह जल में नहीं घुलता लेकिन बेंजीन में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन आबंध नहीं बनते हेलोएरिन और जल के मध्य, इसलिए यह जल में नहीं घुलते, लेकिन बेंजीन में आसानी से क्या होते हैं? घुल जाते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंद होता है। किसमें? हमारा हेलोएरिन में और बेंजीन में एक दूसरे से क्रिया करके ये घुल जाते हैं। तो ये रहा आपका केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्या किए गए हैं? रिपीट किए गए हैं। और आपके 7 मार्च जो केमिस्ट्री का पेपर है बिल्कुल 70 में 70 की तैयारी करवा रहे हैं। और आप लोग ये जो क्वेश्चन है आप लोग तैयार कर लीजिएगा और जाइएगा यार बोर्ड में छापिएगा और देखिएगा ये 70 में 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा। एसकेएम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।